स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शासन में सुधार हेतु क्रम से बार बार जो अधिनियम पारित किए गए थे, उसी कड़ी में 1935 में भी एक अधिनियम पारित किया गया। उसके पीछे अनेक कारण थे, क्योंकि 1919 में आखिरी अधिनियम इन्होंने पास किया। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध होना, 3 गोलमेज सम्मेलन होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब चीज़ों के बीच में तो गोलमेज सम्मेलन में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और उन्हें एहसास हुआ कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु कदम उठाना चाहिए। तो इसी क्रम में 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। 2 अगस्त 1935 को यह पारित किया गया दोस्तों। 2 अगस्त 1935 को इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 परिशिष्ट यानी भाग थे। ऐसे कई बार नॉर्मल सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि 1935 के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में यही चलता है कि आज के जो भारतीय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद है, तो वो हमारे माइंड में चलता रहता है, जबकि वो एक अलग मैटर है और इस अधिनियम की बात अलग है। तो इस अधिनियम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। फिर देखिए दोस्तों, क्या प्रावधान किए गए थे इसमें प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान का मतलब ये दोस्तों कि उस समय ब्रिटिश भारत, या यूं कहें कि पूरे भारत में 2 प्रकार के शासन देखने को मिलते थे। एक वह क्षेत्र जहाँ पे सीधा सीधा अंग्रेजों का राज्य चलता था, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज खुद ही शासन चलाते थे। और एक वो क्षेत्र जहाँ पे देसी रियासतें थी, राजा महाराजा शासन चलाते और उनके ऊपर जो हैं अंग्रेज संप्रभु होते थे, सर्वोच्च शक्ति होते थे। तो ये 2 प्रकार की चीज़ें थी। तो इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत के प्रांत, इन दोनों को मिलाकर एक संघ बनाना चाहिए। तो इसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों कि इस प्रकार का कोई भी संघ बना ही नहीं। ये प्रावधान जरूर किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुई ये योजना। क्यों नहीं हुई इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि देसी रियासतें इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि हम कोई संघ में जाएं और जो हमारी बची हुई शक्तियां हैं वो भी छीन जाएं। इस डर से उन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। फिर देखिए, इस अधिनियम का जो अगला बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है कि जब एक संघ बनेगा, इसका मतलब एक संघात्मक सरकार की जरूरत पड़ेगी। तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ने पहले ही कहा कि जब संघ बना ही नहीं तो संघात्मक सरकार कहाँ से आएगी, तो ये भी सफल नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि संघात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इस पर मेरा एक अलग से वीडियो मेरे इस चैनल पे पड़ा है, आप जाइए उसे देखिए। बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि संघात्मक सरकार क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे दूसरे वीडियो पे भी कुछ लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, वो अगला वीडियो कब आएगा, इस टाइप के। तो इस चैनल पर आपके लिए जो वीडियो अवेलेबल हैं, पहले आप उन्हें देख लीजिएगा बिल्कुल। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं राजनीति विज्ञान की जितने भी टफ टॉपिक हैं, जितने भी चीज़ें, अवधारणाएँ हैं, मैं उन सब को आपको एक ही मंच पे उपलब्ध करवा दूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश है। तो छोटी सी कोशिश है मेरी, आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे राजनीति विज्ञान की जितनी भी अवधारणाएँ हैं, चाहे आप 11वीं 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप एमए चल रही है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं इसको इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि कोई लेवल मैटर नहीं करता है। कोई लेवल मैटर नहीं करता दोस्तों। आप ये वीडियो देखने के बाद, आप 11वीं 12th के स्टूडेंट हो, या आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, या आप एमए कर रहे हो, या भले ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों मैं खुद स्कूल लेक्चरर हूँ, मैंने तैयारी की है, तो मुझे पता है। और मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँ एक संक्षिप्त समय में, संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध करूँ और आसान तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीति विज्ञान मुझे लग रहा है कि आज आप यूट्यूब पे जाइए तो बहुत सारे संविधान की चीज़ें भरी पड़ी हैं हर एक। तो मैंने चुना कि भाई हम थोड़ा संविधान तो डालेंगे, लेकिन बाद में, लेकिन उससे पहले हम अवधारणाओं को भी लेके चलें।
क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज़ें रहती हैं और ये उपलब्ध भी नहीं रहती है। कॉलेज के लड़के जैसे जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाइयाँ होती नहीं हैं, तो वगैरह वगैरह खूब सारी चीज़ें हैं। तो बात को ख़त्म करते हुए वापस आते हैं मुद्दे पे। तो इतना ही निवेदन है कि आप इस चैनल में जितने भी वीडियो आएँ आप उन्हें ज़रूर देखें और उसका लुत्फ़ उठाएँ। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों ये। चलिए, तो भारत में जो है संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, इसी अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान था। प्रांतीय स्वायत्ता क्या होता है दोस्तों? स्वायत्ता का मतलब होता है आंतरिक स्वतंत्रता। तो ये प्रांतों को मतलब राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता कब दी गई? 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। लेकिन ये लागू कब किया गया? अप्रैल 1937 में। अब आपके जहन में ये आएगा, ये कैसे हुआ? 1935 के अधिनियम में प्रावधान था, लागू 1937 में कैसे? क्योंकि चुनाव करवाए गए थे प्रांतों में, तो वो चुनाव होने के बाद जो सरकारें गठित की गई, इस प्रांतीय स्वायत्ता को इसीलिए तब से लागू किया गया। उन चुनी हुई सरकारों को ये आज़ादी दी कि आप अपने दायरे में काम कर सकते हो। फिर देखिए, केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है दोस्तों दोहरा शासन। इसको बहुत आसान तरीके से बताया जाए तो यूँ कहें कि शासन के जो विषय होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उन्हें दो भागों में बांट दी जाती हैं। एक सूची कहलाती है आरक्षित विषय, एक सूची कहलाती है हस्तांतरित विषय। आरक्षित सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं, जैसे वित्त, रक्षा, है ना, इस टाइप के जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें रखी जाती है आरक्षित में। इसका जो शासन है वो गवर्नर जनरल अपने हाथों में पूरा कंट्रोल रखता है और मनोनीत सदस्य इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। और दूसरी जो विषय की सूची बनती है वो हस्तांतरित विषय, उसमें कम महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं। तो उससे होता क्या दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया ये बता रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लेते हैं कि मान लो कि 1935 के अधिनियम को समझने के लिए या द्वैध शासन को समझने के लिए कि जब भारत की जनता या किसान मांग कर रहे थे कि हम लगान नहीं चुका सकते, हमारी मांगें मानी जाएं, हमारे ये समस्या हैं, तो गवर्नर जनरल जो ये हैं या ब्रिटिश सरकार इस द्वैध शासन के माध्यम से बचने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि वित्त विभाग होता आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में रखा कृषि को। तो जो भारतीय जनता जिनको जनप्रतिनिधि चुनती उनको ये विषय सौंपे जाते हैं, हस्तांतरित विषय। तो मान लो कृषि मंत्रालय उनको दे दिया, अब किसान मांग उठा रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार ये पाला झाड़ती थी, भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मंत्रालय है वो आप ही के चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास में। अब बताइए कृषि मंत्रालय कैसे काम करेगा बिना वित्त के, क्योंकि वित्त तो उनके कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तरदायी से बचने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला, जिसे द्वैध शासन के नाम से जाना गया। लियोनल कार्टिस इस शासन पद्धति के जनक हैं। तो केंद्र में ये द्वैध शासन लागू किया गया, दोहरा शासन, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की सूचियां बनाकर, दो सूचियां बनाकर। पहले प्रांतों में लागू था 1919 में, 1919 में प्रांतों में लागू था, लेकिन अब प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में लागू हुआ 1919 में, 1935 में प्रांतों में समाप्त करके कहाँ लागू किया गया? केंद्र में। और अगला जो प्रावधान है, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, कि ये जो अधिनियम बन रहा है, ये जो संघ बनेगा, इन सब के ऊपर कौन सी शक्ति है जो सर्वोच्च हैं? तो इस अधिनियम में ये भी प्रावधान डाल दिया गया है कि सर्वोच्चता तो हमेशा ब्रिटिश संसद की ही रहेगी। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा कि अब सबसे ऊपर कौन शक्ति है। तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता कायम की गई कि सर्वोच्च जो शक्ति है वो ब्रिटिश संसद है। एक संघीय न्यायालय, जब संघ सरकार की स्थापना का प्रावधान था, संघ बनाने का प्रावधान किया गया दोस्तों, तो एक संघीय न्यायालय भी, उसका भी प्रावधान किया गया, क्योंकि प्रांत और केंद्र के बीच में, देशी रियासत और केंद्र के बीच में ऐसे विवाद छिड़ेंगे उस संघ के मध्य, तो उनका निपटारा कौन करेगा? तो इसके लिए एक संघीय न्यायालय का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। तो ऐसे फेडरल कोर्ट की स्थापना जब हुई थी 1937 में दिल्ली में। लेकिन दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। कैसे नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का मतलब था वह कोर्ट जिसके खिलाफ हम कहीं और अपील नहीं कर सकते, उसे कहता है सुप्रीम कोर्ट। यही सर्वोच्च न्यायालय है, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। तो संघीय न्यायालय जो था वो
सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। अपील कहाँ की जा सकती थी? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। तो ये सर्वोच्च न्यायालय था, ब्रिटेन का प्रिवी काउंसिल। तो ये भी कई एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। फिर देखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया, यानी विधानमंडल व्यवस्थापिका है उसके 2 सदनों का प्रावधान किया गया, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में जो सदस्यों का प्रावधान किया गया है भैया 375 सदस्य हो सकते हैं, राज्य परिषद में 260 सदस्य हो सकते हैं। ये केंद्र की बात चल रही है, केंद्र में 2 सदन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद तक यही नाम थे, 1954 तक यही नाम थे। लोकसभा का नाम विधानसभा और राज्यसभा का नाम राज्य परिषद। 1954 में ये नाम चेंज हुए हैं और इनका नाम बदलकर लोकसभा और राज्यसभा किया गया है। फिर देखिए, कुल 11 ब्रिटिश प्रांत। तो ये भी एक सवाल है कि 1935 के अधिनियम के समय भारत में ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। उनमें से 6 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनात्मक यानी इसी तरीके के 2 सदन होते थे या 2 सदनों का प्रावधान किया गया, और 5 प्रांतों में जो हैं वो 1 सदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन का तात्पर्य ये है दोस्तों कि संघ सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से विषयों पे काम करेगा, कौन सी शक्ति किसके पास में, इसका बिल्कुल लिखित में अभिलेख रखा गया है। संघ सूची में कुल 59 विषय रखे गए हैं जिस पर केंद्र सरकार काम करेगी, उन पर कानून बनाना, उनको लागू करना, वो सारे विषय उनके कंट्रोल में रहेंगे। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, ये हो गए केंद्र, और सेकंड वाला जाएगा राज्य के पास में। और समवर्ती सूची में 36 विषय। इसमें ये था कि केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में गतिरोध होता है, एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया और दोनों में तालमेल नहीं है, द्वंद्व हैं, गतिरोध हैं, तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। फिर हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए, गवर्नर जनरल को दिए गए। क्या होते हैं अवशिष्ट विषय? कि सारे विषयों को ये इन सूचियों में डालने की कोशिश की कि ये विषय केंद्र के पास, ये विषय राज्य के पास में, ये विषय समवर्ती सूची। लेकिन फिर भी कोई ऐसा बाद में कोई नया विषय निकल के आता है कि इस विषय पे कौन कानून बना सकता है, तो फिर वो विवाद खड़ा हो जाएगा, भैया ये तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए सब दावा करेंगे। तो इसका एक इलाज कर दिया गया कि भैया जो अवशिष्ट विषय हैं, अवशिष्ट मतलब शेष, इन तीनों सूचियों के अलावा कोई भी विषय आएगा वो किसके पास जाएगा? केंद्र के पास। और जो नया विषय कोई भी आएगा वो अवशिष्ट विषय कहलाता है। अवशिष्ट का मतलब शेष, यानी इन तीनों सूचियों के अलावा जो शेष बचे हुए जो भी विषय हैं वो सारे अवशिष्ट विषय कहलाएंगे और ये केंद्र के पास है। और वर्तमान में भारतीय राज्य व्यवस्था में भी यही प्रावधान है, भारतीय संविधान में यही प्रावधान है कि अवशिष्ट विषय केंद्र के पास में रहेंगे। फिर देखिए, भारत परिषद का अंत 1935 के अधिनियम में कर दिया गया कि अब पहले तो ये समझते हैं कि है क्या भारत परिषद। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम बनाया था, 1858 का अधिनियम, और उसमें ब्रिटिश शासन का अंत करके जो शासन सत्ता है सीधी ब्रिटिश सरकार के अंडर में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक भारत मंत्री, ब्रिटिश संसद में एक मंत्री नियुक्त किया गया, जिस प्रकार शिक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, उसी प्रकार का एक विभाग बनाया गया, भारत मंत्रालय। भारत सचिव करके एक पद बनाया गया जिसे हम मंत्री बोल सकते हैं। तो भारत सचिव का पद बना के एक व्यक्ति को नियुक्त करके कहा कि आपको वहाँ के शासन की रिपोर्ट संसद में देनी है। उस मंत्री की सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक टीम रखी गई कि आपकी हेल्प के लिए 15 सदस्य होंगे। इस टीम को भारत परिषद का नाम दिया गया। तो उस टीम का, या यूं कहें कि उस परिषद का अब अंत कर दिया गया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर कौन सलाह करेंगे, कौन ये कार्य करेंगे? तो इसकी जगह जो है वो परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किसी की जगह हम सलाहकार नियुक्त कर देंगे। अब कितने होंगे उसका नंबर नहीं रखा, लेकिन बता दिया कि न्यूनतम 3 होंगे और अधिकतम 6 होंगे, यानी इनके बीच में आप सलाहकार नियुक्त कर सकते हो भारत परिषद की जगह।
फिर देखिए, जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, उसको 1919 में और विस्तारित किया गया सिखों के लिए। 1935 में भी उस पर विराम न लगाकर इसको और विस्तार दिया गया और हरिजनों हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया गया। क्या होती है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था? जैसे यहाँ पे हरिजनों की तात्पर्य दलितों की बात करें तो दलित ही प्रतिनिधि होंगे, दलित ही मतदाता होंगे, इस तरह की व्यवस्था। यानी समाज में विभाजनकारी प्रवृत्ति अंग्रेजों ने बोई है, उसको और उन्होंने बढ़ावा दिया और इसका जो परिणाम है हमारे सामने है। 1947 में देश का विभाजन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ, या यूँ कहें कि फूट डालो राज करो, वो नीति इसी के गर्भ में है। फिर अगला प्रावधान इस अधिनियम में बर्मा मतलब म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी देश है, पूर्वी देश है भारत का, उसको अलग कर दिया गया भारत से 1935 के अधिनियम में। बरार, इसको मध्य प्रांत में ले लिया गया। मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, पहले यही मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और अदन को भारत से पृथक करके सीधा ब्रिटिश के अधीन ले लिया। पहले ये भारत के साथ काउंट होता था, तो इसको, ये पश्चिमोत्तर हैं, इसको अलग कर दिया गया। यानी बर्मा, बरार और अदन के बारे में प्रावधान इसमें किए गए इस अधिनियम के बारे में। और दो नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध, दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम की अपनी अलग से कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना ही इसमें ऐड कर दी गई, उसमें जोड़ दी गई। फिर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान 1 अप्रैल प्रावधान इसमें था, स्थापना हो गई थी 1935। दोस्तों, आपके जहन में ये प्रश्न उठे या ना उठे, मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। सबसे ऊपर हमने देखा कि ये अधिनियम जो हैं 2 अगस्त 1935 को लागू होता है, और ये जो कार्य हैं बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है। यानी ये है कि आरबीआई की स्थापना इससे पूर्व हो गई, लेकिन फिर भी इसको जगह दी गई 1935 के अधिनियम में। यानी उन्होंने दिखाया कि ये सुधार हमने किया है। यानी 1935 को दिखा रहे थे इस अधिनियम में कि हम ये करने वाले, ये करने जा रहे हैं। तो ये उसी साल हुआ, इसीलिए इसको भी इस अधिनियम में जगह दी गई है। बाकी इसकी स्थापना पहले ही कर दी गई है 1935, ये अधिनियम आने से पहले। फिर इस अधिनियम में देखते हैं, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ओसबर्न स्मिथ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर हैं सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर। और नोट देखिए, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, यानी सरकार ने इसको अपने अंडर में कब लिया? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। इस अधिनियम में और देखते हैं कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इसका कतई मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया, बिना भेदभाव के सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को दे दिया गया। यानी जो लोग टैक्स पे करते थे, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ये मताधिकार दे दिया गया कि आप भी अगर टैक्स देते हो, आपको भी मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा। तो क्या फ़र्क है पुरुषों के समान महिलाओं के मताधिकार इसमें और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में? यानी इसमें चुनिंदा लोगों को दिया गया, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्रदान करना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होता है 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू होता है। और दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड, जिसने 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देश के सभी नागरिकों को दे दिया गया। तो ये वयस्क मताधिकार नहीं था दोस्तों, ठीक है ना, एक छोटे से समूह को मताधिकार दिया गया। फिर ये संवैधानिक सुधारों के क्रम में अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद एक अधिनियम आएगा 1947, उसमें सुधार नहीं किया गया, उसमें वो भारत को आज़ाद कर देंगे, तो स्वतंत्र करने के प्रावधान उसमें है। तो सुधार करने की दिशा में अंतिम अधिनियम है ये, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित। फिर इस अधिनियम के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कथन कहे हैं, क्या क्या कहा है देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री, क्या कहा उन्होंने? इसे दास्ता का घोषणा पत्र बताया। तो ये एक बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा? पंडित नेहरू ने।
और उन्होंने एक और बात कही इसी अधिनियम के बारे में, कहा कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका ब्रेक तो ठीक है परंतु उसमें इंजन ही नहीं है, यानी रुकावटें बहुत सारी हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। उनका कहने का तात्पर्य ये था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, क्या कहा उन्होंने कि यह पूरी तरह सड़ी हुई चीज़ है। मतलब इस योजना को उन्होंने क्या बताया, पूरी तरह से सड़ी हुई। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, यह अधिनियम हम पर थोपा गया है जो बाहर से सब कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है परंतु भीतर से खोखला है। तो आपको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, दास्ता का घोषणा पत्र, नेहरू, इंजन ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है, ये भी नेहरू ने, दो कथन। जिन्ना ने कहा कि सड़ी हुई चीज़ें, और मदन मोहन मालवीय की जो चीज़ आपको याद रखनी है, कीवर्ड्स हमेशा दिमाग में रखिए, कौन किसने क्या कहा, तो कुछ बातें, कुछ शब्द हमारे दिमाग में रखने चाहिए। इस अधिनियम को भीतर से खोखला बताया था मदन मोहन मालवीय ने। इस तरह से आप याद रख सकते हो इस कोटेशन को। फिर एक अंग्रेज महोदय हैं जो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, लेबर पार्टी से संबंधित होते हैं। तो उस समय वो क्या कहते हैं, क्लीमेंट एटली 1935 के अधिनियम के समय, स्वतंत्रता के समय तो ये भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 1935 के अधिनियम के समय इस अधिनियम को उन्होंने कहा कि यह अविश्वास का प्रतीक है। फिर देखिए राजगोपालाचार्य, इन्होंने क्या कहा, नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। तो ये जो है महत्वपूर्ण कथन इस अधिनियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरा वीडियो देखा। और दोस्तों एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे परिचित हो, चाहे परिवार के सदस्य, जो भी राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, चाहे जिस भी क्लास में हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये उनके लिए उपयोगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, इतना प्यार आपका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों, आपके लिए मेहनत करने का मन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।